हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। पिछले पार्टों में हमने हड़प्पा सभ्यता के कुछ बिंदुओं पर बात की। आज हम उनसे आगे बात करते हैं। आज हमारा जो बिंदु रहेगा, पहला बिंदु जो नंबर 8 बिंदु है, वो है प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था कायम थी या नहीं थी। विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कायम थी, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। लोग अपने अकॉर्डिंग शासन चलाने का काम करते थे, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। और किस आधार पर मतभेद है, तो सबसे पहले जम्मू से लेकर गुजरात तक नियोजित जो बस्तियां हैं, ईंटों का जो निश्चित अनुपात है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिना प्रशासनिक वर्ग के नियोजित बस्तियों की स्थापना करना और एक निश्चित अनुपात में ईंटों की संरचना जो मिल रही है वो संभव नहीं है। इसलिए प्रशासनिक वर्ग कायम था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिल रहा है। इस भवन की तुलना जो की गई है वो एक प्रसाद भवन से की गई है। प्रसाद भवन का मतलब यहाँ पर कुछ लोग बैठकर पूरी सभ्यता के नियम और कानून बनाने का काम करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की मूर्ति मिल रही है। पुरोहित तो नाम दिया है, एक पुरुष की मूर्ति मिल रही है साल ओढ़े हुए, जिसको विद्वानों ने पुरोहित की मूर्ति बताया है। और उसको बताया जा रहा है कि वो राजा था उस टाइम और वही इस सभ्यता का शासन संचालित करता था। तो बात करें तो देखो, मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिल रही है साल ओढ़े हुए। आपकी बुक में इसका चित्र भी दे रखा है। इसे विद्वानों ने पुरोहित की मूर्ति कहा है और इसकी तुलना राजा के बराबर की गई है। इस आधार पर कई विद्वान ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर राजा का शासन था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कई विद्वान मान रहे हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। ये कुछ फैक्ट हमें याद रखने हैं प्राचीन सत्ता के अंतर्गत। आगे की हम बात करें तो जो अगला हमारा बिंदु है वो हमारा बिंदु है सभ्यता का अंत। अगला जो हमारा 9वां बिंदु है वो है सभ्यता का अंत। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके पीछे विद्वान अपने मत दे रहे हैं। वो मत हमें कुछ याद रखने हैं कि कौन कौन से विद्वान कौन कौन से मत दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें तो विदेशी आर्यों का आक्रमण। पहला जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि विदेशी आर्यों ने इस सभ्यता का विनाश किया है। किस आधार पर हम कह रहे हैं कि विदेशी आर्यों ने इस सभ्यता का विनाश किया है, तो हमारी आक्रमण के साक्ष्य के बारे में कुछ बताया गया है। तो उस आधार पर यह माना गया है कि आक्रमण हुआ होगा और यह आक्रमण विदेशी आर्यों ने किया है। यह मत मार्टिमर व्हीलर व गोल्डन चाइल्ड के द्वारा दिया गया। दूसरा जो कारण है वो है नदियों में बाढ़। बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया।
ये मत रंगनाथ राव व जॉन मार्शल दे रहे हैं। उनका मानना है कि बाढ़ आई होगी जिसके कारण सभ्यता का विनाश हो गया। इसके अलावा और अन्य कारणों पर हम बात करें तो तीसरा कारण है जलवायु परिवर्तन का कारण। जलवायु परिवर्तन का कारण, जलवायु परिवर्तन का कारण कौन मान रहे हैं? एक तो अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। एक हम बात करें तो इसमें विदेशी नाम आता है ओरेल स्टाइन। इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। अगला हम मत देखें तो अगला मत केनेडी नामक विद्वान ने दिया है कि मलेरिया नामक महामारी फैल गई थी जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। एक मत और याद रख लीजिए, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। कि नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया जिसके कारण इन स्थलों में पानी आ गया और सभ्यता का अंत हो गया। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन की बात कौन कर रहे हैं? तो नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन की बात कर रहे हैं माधव स्वरूप वत्स, व जॉर्ज डेल्स। इनका मानना है कि नदियों ने मार्ग परिवर्तन करने का काम किया होगा जिसके कारण सभ्यता का अंत हो गया। ये कुछ कारण हैं जो हमें याद रखने हैं। अगले बिंदु पर हम बात करें तो अगला जो बिंदु है हमारा वो है सभ्यता की खोज। 10 नंबर जो हमारा बिंदु है वो है सभ्यता की खोज। सभ्यता की खोज में हमें यह पढ़ना है कि सभ्यता की खोज कैसे हुई होगी, इसके बारे में हमें देखना है। तो सभ्यता की खोज यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम एक पहला बिंदु ले रहे हैं इसमें कनिंघम का भ्रम। इसी बिंदु से सभ्यता की खोज जुड़ी हुई है। कैसे? 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बंबई में होती है जिसके पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। इनकी रुचि भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना और कुछ नए तथ्यों के बारे में जानकारी ग्रहण करना था। इन्होंने गुप्त काल और मौर्य काल और महाजनपद काल के दौरान चीनी यात्रियों के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और उनका अनुवाद करना शुरू किया क्योंकि ये कुछ नई खोज कार्य में लगे हुए थे। उसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी इनके पास एक हड़प्पाई मोहर लेके आता है जिसको ये महाजनपद काल और उन चीनी यात्रियों के ग्रंथों के अकॉर्डिंग उसको समानता या साम्यता बिठाने की कोशिश करते हैं, परंतु उसका जिक्र इस मुहर का कहीं भी चीनी ग्रंथों में नहीं मिल रहा है। इसलिए इन्होंने इस मुहर को लेकर कई ग्रंथों का अध्ययन किया परंतु इनको कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। कनिंघम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मुहर मिल रही है हड़प्पाई मोहर, इसका वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं है, तो इन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस समय। तो यही कनिंघम का भ्रम था। कनिंघम का भ्रम का मतलब यह हुआ कि हड़प्पा के कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं कनिंघम को, लेकिन उन्होंने ज्यादा इस विषय के ऊपर उस समय दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज के लिए बस इतना ही। आगे के बिंदु हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।